हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। आज डेट जैसे आपको पता है 8 अक्टूबर 2020 है और एक्सप्लेन्ड पेज पे आज 3 आर्टिकल्स हैं। वैसे तो एक तो ये कोरोना वायरस से रिलेटेड है कि विंटर में वो कैसे बिहेव करेगा, ये ऑलरेडी आप देख सकते हो, उसको पढ़ लेना अपने हिसाब से, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि पर्टिकुलर एक सीज़न की बात हो रही है। ठीक है। दूसरी तरफ आप देखोगे तो क्रिकेट के अंदर जो अंपायर्स हैं उनको किस तरीके से, या दूसरे जो अंपायर्स हैं दूसरे स्पोर्ट्स के अंदर, उनको किस तरीके से टेक्नोलॉजी से अपन हटा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो चीज़ आप आज अपन थोड़ा सा ना ध्यान दे करके, ये वैसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बिकॉज कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट कैसे काम करता है और आजकल वैसे भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आने लग गए हैं। तो एक बार इसका अपन ब्रीफिंग देख लेंगे लास्ट में, बट इसके पहले अपन ये वाला आर्टिकल अच्छे से डिस्कस करेंगे जो कि नोबेल अवार्ड से रिलेटेड है कि नोबेल फॉर सीजर्स टू एडिट जीन्स, जीन को एडिट करने की जो सीजर्स होती है, Cas9, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी, इसके बारे में आपने ज़रूर, अगर एनसीईआरटीज़ पढ़ी है तो 12th क्लास की जो बायोलॉजी की बुक है ना, उसमें पूरा चैप्टर है, एक सेगमेंट पूरा है जिसमें जीन एडिटिंग, जीन्स के रिलेटेड और जेनेटिकल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड पूरा चैप्टर अच्छे से बताया हुआ है। यहाँ पर आप समझ जाओगे बेसिक चीज़ें, बट वहाँ जा कर के एक बार आप और पढ़ लोगे तो ये टॉपिक आपका एकदम क्लियर हो जाएगा आज। ठीक है, तो ये 2 आर्टिकल्स अपन देखेंगे। इस आर्टिकल में मेजर बातें देखेंगे, इस आर्टिकल में कुछ चीज़ें एक्सट्रैक्ट करेंगे अपन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंपायर्स को रिप्लेस करना टेक्नोलॉजी से। अभी रिसेंटली जो ग्रैंड स्लैम्स चल रहे हैं अभी, तो उनमें जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि अभी जो भी अंपायर्स हैं, जो कन्वेंशनल अंपायर्स हैं, जो डिसीजन देते हैं, तो कई बार उनका जो डिसीजन होता है वो बहुत गलती भरा हुआ होता है, इनकरेक्ट होता है, तो उसको करेक्ट करने के लिए बार बार रिव्यू करना पड़ता है। तो इस चीज़ को हटा करके अगर वहाँ पर हॉक आइज़ मतलब हाई डेफिनेशन कैमराज को अगर इंस्टॉल कर ले, उन्हीं के बेसिस पे अगर देखें तो ज़्यादा एक्यूरेटली डिसीजंस लिए जा सकते हैं। तो अभी बात ये आ रही है कि हॉक आइज़ को अगर इंस्टॉल कर दिया जाता है, टेक्नोलॉजी को अगर ला दिया जाता है अंपायर्स की जगह, लाइन अंपायर जो कि वहाँ पर ऑन ग्राउंड प्रेजेंट होते हैं, तो उनका क्या असर रहेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कि ये लाइवलीहुड जो है ना उन अंपायर्स की, उस पर इम्पैक्ट जाएगा। तो यहाँ पर अपन एक क्या चीज़ निकाल सकते हैं कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से लाइवलीहुड छीन सकती है। क्योंकि एक लैडर में जब कोई भी अंपायर जब ज्वाइन करता है तो सबसे नीचे लाइन अंपायर के तौर पे वो ज्वाइन करता है, फिर वो धीरे धीरे करके सीढ़ी चढ़ता चढ़ता और फिर सीनियर अंपायर के तौर पे कंसिडर होना शुरू होता है। तो अगर लाइन अंपायर्स को ही रिमूव करना शुरू कर दिया तो एक तरीके से कोई भी करियर पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेगा। पॉइंट यहाँ पर ये आ रहा है कि किस तरीके से टेक्नोलॉजी को आप हटा लोगे। अब इसमें होता क्या है कि कभी भी जैसे टेनिस बॉल होती है ना, मैंने क्रिकेट का नाम लिया था उस टाइम पे, टेनिस का पर्टिकुलर यहाँ पे सेगमेंट है। जो टेनिस बॉल होती है वो जब हार्ड कोर्ट, 2 तरीके के कोर्ट होते हैं, एक तो हार्ड कोर्ट क्ले कोर्ट, एक ग्रास कोर्ट्स भी होते हैं। ठीक है, जहाँ जो ग्राउंड होते हैं टेनिस के, तो हार्ड कोर्ट पे तो क्या होती है, बॉल जहाँ लैंड करती है उससे थोड़ा सा आगे की तरफ उसका मार्क आता है 5 से 10 mm का, जबकि क्ले कोर्ट होता है तो वहाँ पर एक्यूरेट आता है कि जहाँ पे लैंड कर गई वहाँ पे। तो इस वजह से हल्का फुल्का कन्फ्यूज़न जब रहता है तो अंपायर्स अपने डिसीजन को एक्यूरेटली नहीं डिलीवर कर पाते। अब फ्रेंच ओपन है, ये क्ले कोर्ट पे होता है, तो वहाँ पर तो क्या है, लाइन जो अंपायर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से काम कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो रिव्यू के हिसाब से देख लिया जाता है। बट दूसरे जैसे हार्ड कोर्ट पे होने वाले जितने भी स्पोर्ट्स हैं, स्पेसिफिकली अगर बात करें टेनिस की, तो वहाँ पर क्या होता है, ये 5 से 10 mm का जो शिफ्ट है ना, ये पूरे डिसीजन को, पूरे खेल को बदल के रख सकता है। तो इस वजह से ये डिमांड की जा रही है। दूसरा ये है कि ये टेक्नोलॉजी 100% एक्यूरेट नहीं है, फ्लॉलेस नहीं है, इसमें भी 5 mm तक की एरर आ जाती है, कहीं पर 3.6 mm, तो कहीं तक ज़्यादा से ज़्यादा 5 mm तक का डिफरेंस आ जाता है। तो पॉइंट ये है कि किसी भी तरीके से अगर लाइन अंपायर को रिमूव करोगे, टेक्नोलॉजी लाओगे, ठीक है, आप एक्यूरेसी लेकर के आ जाओगे, बट एक्यूरेसी भी इतनी ज़्यादा नहीं आएगी कि आप 100% उस पर रिलाई कर सको। ठीक है, दूसरी तरफ आप किसी की लाइवलीहुड ले जाओगे, करियर अपॉर्चुनिटी ख़त्म कर रहे हो, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है। ठीक है, तो ये एक डिबेट सा चल पड़ा है, उसके ऊपर ये आर्टिकल था। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नोबेल फॉर सीजर्स टू एडिट जीन्स। आपने अगर 12th की एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है, 12th की बायोलॉजी की, तो आपको डेफिनेटली इस चीज़ का पता होगा कि अभी जो जेनेटिक एडिटिंग की बात हो रही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात होती है, जिसमें अगर कोई भी ऐसी बीमारी है जो क्रॉनिक डिजीज़ है, जैसे कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गई, या किसी के और प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर उसकी जो सेल है उस पर्टिकुलर पर्सन की, या कोई भी इंडिविजुअल हो,
चाहे वो एनिमल हो या प्लांट्स हो, उनमें जेनेटिक ऑर्डर को चेंज करके उनका जो प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सकता है कमिंग जनरेशन्स तक भी। कहने का मतलब, आज मान लो कोई ए पर्सन है, उसके कोई प्रॉब्लम है, उसके एक जीन ऐसा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव है, उसकी वजह से उसकी बॉडी में कैंसर की सेल्स लगातार बनती जा रही हैं। तो इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जिसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा, इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उस जीन को रिमूव कर दिया जाए और जो करेक्ट, मतलब एक तरीके से जो गड़बड़ है उस पूरे डीएनए में, पूरे सीक्वेंस में, ये देखो डीएनए इस तरीके से होता है, बॉडी के अंदर हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है, हमारी बॉडी किस स्ट्रक्चर की बनेगी, हमारी आंखें कैसी बनेगी, वो सारी चीज़ों में जीन और जीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और जीन जो है वो कहीं ना कहीं डीएनए के साथ में डीएनए का ही पार्ट होता है। तो होता क्या है कि जहाँ पर भी कोई भी जेनोमिक सीक्वेंस, मतलब ये जो सीक्वेंस आपको लाइन दिख रही है पूरी, अब इसमें कहीं पर भी छोटा सा टुकड़ा भी अगर गड़बड़ है ना, तो उस टुकड़े को हटा करके गड़बड़ को और नया लगा दो, जिससे कि एकदम करेक्ट सीक्वेंस फिर बन जाए। तो इससे क्या हो गया, जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली जो जड़ थी ना, रूट कॉज को आपने ट्रीट कर दिया। तो इससे क्या होगा कि आने वाली ये जो जिसमें ए पर्सन है उसको ट्रीट किया तो उसमें बीमारी सही हो जाएगी, तो आने वाली इसकी जो जनरेशन्स होंगी उनमें भी ये बीमारी नहीं रह पाएगी। तो ये टेक्नोलॉजी है। अब पॉइंट ये आता है यहाँ पर, दो तीन जो इंपॉर्टेंट बातें, उनमें से सबसे पहली चीज़ कि ये अवार्ड तो है केमिस्ट्री का और दिया जा रहा है बायोलॉजी के सेगमेंट में। तो अपने को पता होना चाहिए कि जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की बात करते हैं, बिल्कुल ग्राउंड एकदम माइन्यूट लेवल पे जब स्टडी करते हैं ना बायोलॉजी की, तो अल्टीमेटली अंदर काम तो केमिकल्स का ही है ना। इसलिए बायोकेमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से दो बायोलॉजिस्ट को अब की बार नोबेल केमिस्ट्री अवार्ड मिला है। एक का नाम है इमैनुअल कारपेंटियर या चारपेंथियर, जो भी पढ़ेंगे आप, और दूसरा है जेनिफर डाउडना। ठीक है, एक जेनिफर डाउडना और एक है इमैनुअल कारपेंटियर। इन्होंने क्रिस्पर टेक्नोलॉजी Cas9, इसके बारे में बार बार आर्टिकल्स भी आते रहते हैं, उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा रिसर्च की और इसका यूज़ करके, इस टेक्नोलॉजी क्रिस्पर Cas9 का यूज़ करके डीएनए को कैसे चेंज करके जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग बीइंग्स हैं, उनको उनकी लाइफ कैसे प्रॉब्लम से दूर कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ से कैसे हटा सकते हैं, उसके बारे में इन्होंने आइडिया दिया था। और क्रिस्पर से रिलेटेड ये तो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, इस पर तो क्वेश्चन आते ही रहते हैं। 2017 प्रीलिम्स का पेपर था मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, उसमें था क्वेश्चन। सीरीज़ तो मुझे पता नहीं, शायद बी थी कौन सी, उसमें तीसरा या चौथा क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अपन बात कर लेते हैं सबसे पहले डीएनए क्या होता है। देखो, डीएनए बेसिकली कोई भी ह्यूमन सेल है या फिर किसी भी लिविंग बीइंग की या लिविंग एनिमल या लिविंग प्लांट की एक सेल, कोशिका, उसमें उसका एक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर पूरी बॉडी की या उस इंडिविजुअल की सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है। ठीक है, और वो स्टोर किया जाता है इस तरीके की हेलिक्स शेप में, यूं आप देखोगे। ठीक है, इस तरीके की शेप में होता है और उसमें नाइट्रोजन बेस्ड बहुत, मतलब 4 मेन एक तरीके से कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, उन कंपोनेंट्स के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे इस डीएनए में इंफॉर्मेशन सेव होती है, यहाँ पर स्टोर्ड रहती है। और वो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? 4, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन। तो एडेनिन का कॉम्बिनेशन तो बनता है थाइमिन के साथ में और गुआनिन का बनता है साइटोसिन के साथ में। तो ऐसे करके डीएनए में पूरी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। अब ये डीएनए का जब अपन स्ट्रक्चर देखते हैं, आप देखो कितना लंबा स्ट्रक्चर है। तो इस पूरे लंबे स्ट्रक्चर में कुछ पार्ट तो है जो फंक्शनल होता है, कुछ पार्ट नॉन फंक्शनल होता है। तो नॉन फंक्शनल जो पार्ट होता है वो पार्ट कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के टेक्सचर को रेगुलेट करता है। जैसे कि हमारी बॉडी कैसी दिखेगी, दिखने में रंग कैसा होगा, बाल कैसे होंगे, आंखें कैसी होंगी, नाक लंबा होगा, तीखा होगा, गोल होगा, ये सारी चीज़ें जो डिसाइड करता है डीएनए का पार्ट, उसको बोल देते हैं जीन। ओके, तो इस तरीके से डीएनए में ही एक पार्ट होता है दैट इज जीन, जो कि डिसाइड करता है। अब होता क्या है, इस पूरे इतने लंबे सीक्वेंस में आप देख सकते हो, इस पूरे सीक्वेंस में अगर 2-3 जगह भी एरर हो गई तो उसकी वजह से तो बॉडी में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने, बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि एक आरएनए तैयार किया, राइबो न्यूक्लिक एसिड।
डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड तो डीएनए होता है और राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है आरएनए। तो एक जीआरएनए तैयार किया जाता है जिसको बोलते हैं गाइडेड आरएनए, मतलब वो गाइड करेगा किसको, सीजर्स को। जैसे आप बताओगे ना किसी टेलर को देखोगे तो वो टेलर जहाँ से कट लगाना है उस तरफ अपनी कैंची ले जाएगा और काट देगा। तो इसी तरीके से गाइडेड आरएनए तो गाइड करेगा कैंची को, और उस कैंची को अपन यहाँ पे बोल देंगे जेनेटिक सीजर्स। और वो जेनेटिक सीजर्स क्या होता है, एक तरीके का प्रोटीन होता है जिसका नाम है Cas9। ठीक है, अब वो जेनेटिक सीजर मान लो यहाँ पे एरर है तो यहाँ पर इस आरएनए को फॉलो करती करती यहाँ पहुँच जाएगी और यहाँ कट लगा देगी। अब कट लगा देगी तो ये जो एरर वाला पार्ट है इसको हटा दिया जाएगा। फिर इसके बाद में जो सीक्वेंस हम चाहते हैं उस सीक्वेंस को यहाँ पे इंसर्ट कर दिया जाएगा और सेल को फिर छोड़ दिया जाएगा। तो सेल फिर अपने आप ही नेचुरल जो अपना एक होता है ना कि कभी भी डैमेज होता है तो अपनी बॉडी ऑटोमेटिक हील कर देती है, तो वो सेल्स अपने आप को हील करना शुरू कर देंगी। तो जो प्रॉब्लमेटिक डीएनए का सीक्वेंस था उसको हमने रिमूव कर दिया, जेनेटिक इशू खत्म कर दिया, और अब जो सेल बनेगी वो बिल्कुल हेल्दी बनेगी। अब अगर जो मेन बंदा है जिसका ट्रीटमेंट किया जा रहा है अगर उसका ही डीएनए सही हो गया है तो आप देख सकते हो आने वाली जनरेशन तक भी तो डीएनए के थ्रू ही तो इन्फॉर्मेशन जाएगी, तो आने वाली जनरेशन में भी वो प्रॉब्लम नहीं होती। तो ऐसे करके ये इन्होंने अपना खुद का बायोलॉजी बेस्ड काम किया और इनका मेन जो कोर था दैट वाज केमिस्ट्री। तो इसलिए बायोकेमिस्ट्री के बेसिस पे इनको नोबेल अवार्ड दिया गया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है इस नोबेल अवार्ड की, कि पहली बार नोबेल हिस्ट्री में दो वुमेन को एक साथ अवार्ड दिया गया है बिना कोई मेल पार्टिसिपेशन के। तो ये नोबेल इन केमिस्ट्री बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है 2020 का। ठीक है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब फिर से अपन थोड़ा सा आर्टिकल और देख लेते हैं, चीज़ें आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसमें देखो होता क्या है, कट लगाया, यहाँ लगाया कट, ये देखो कट लगा रही है लेडी, ये कट लगाया, फिर क्या करेंगे कॉपी, दूसरी जगह से जो करेक्ट डीएनए सीक्वेंस है वहाँ से कॉपी किया और यहाँ आके जहाँ कट लगाया वहाँ ले जाके पेस्ट कर दिया, जैसे आप कंप्यूटर में करते हो ना, एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ काम होता है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, डिज़ाइनर बेबी। आज बीमारियों को सही करने के लिए तो आप जीन एडिटिंग कर दोगे, पर कल को ने धीरे धीरे जैसे जैसे एडवांसमेंट आएगा और अगर इसको प्रॉपर टाइम पे रेगुलेट नहीं किया गया इस बात को, तो लोग तो ये कहेंगे कि भाई हमें तो ब्रैड पिट जैसा तो दिखने वाला चाहिए, ठीक है, या फिर जो विल स्मिथ है उसकी फिजिक्स जैसा हमें उसके बॉडी होनी चाहिए और बाल शाहरुख खान जैसे होने चाहिए। अगर इस तरीके से डिज़ाइन करवाने लग गए बेबीज़ को तो ये एथिकली कितना रॉन्ग हो जाएगा, नेचर के बिल्कुल अगेंस्ट चला जाएगा ना। ये सबसे बड़ा इशू आता है। बाकी तो ये अपने आप में बहुत गज़ब की एप्लीकेशन है इस टेक्नोलॉजी की। क्रिस्पर जो है उसका फुल फॉर्म अगर आप देखोगे तो दैट इज़ क्लस्टर्ड रेगुलेटरी इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट। मतलब आप रेगुलर बेसिस पे जो एरर आ रही है उसको रिपीट होने से रोकना चाह रहे हो तो करेक्शन कर दोगे। करेक्शन करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो इसमें ये दोनों राइटर्स हैं, दोनों जो नोबेल लॉरेंट्स हैं अभी जीत चुके हैं ये अवार्ड, तो इन्होंने सेपरेटली काम किया था। ये जो इमैनुअल हैं ये तो देखो फ्रेंच हैं, तो ये जेनिफर जो हैं ये अमेरिकन हैं। इन दोनों का फिर साथ में आना जाना बाद में जब अलग अलग काम कर रहे थे एक दूसरे के बारे में पता पड़ा तो 2011 में इन्होंने मिलके काम किया और 2012 में ये टेक्नोलॉजी फिर बाद में मार्केट में एक तरीके से लॉन्च कर दी, जो कि आने वाले टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल साबित हो सकती है। आरएनए किस तरीके से डेवलप होता है, डीएनए कैसे काम करता है, Cas9 कैंची की तरह काम करता है, गाइडेड आरएनए उसको ले जाता है, फिर वही बात रिपीट होना, सेल सही हो जाता है तो फिर नई सेल्स जो बनती है वो हेल्दी बनती हैं और वही फिर सेल्स अपनी इन्फॉर्मेशन को आने वाली जनरेशन तक पहुंचाती हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि बहुत सारी बीमारियों को सही किया जा सकता है। जैसे कि जेनेटिक सीक्वेंस की वजह से मान लो किसी के कैंसरस जीन ऐसे हैं जिनके कैंसर की बीमारी बनती है, कुछ इंडिविजुअल्स हैं तो उनके कैंसर की बीमारी को सही किया जा सकता है। डायबिटीज़ जैसी कोई डिसऑर्डर, कोई परेशानी चल रही हो उसको करेक्ट किया जा सकता है। तो ये इसकी एप्लीकेशन बहुत अच्छी है। दूसरा अपन देख सकते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे अपन बात करें एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जीन एडिटिंग करके ऐसे भी अपन एक तरीके से बाई प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कि
पेस्ट रेजिस्टेंट हो या फिर वीड रेजिस्टेंट हो या फिर ड्रॉट रेजिस्टेंट हो, जिससे कि बुरी से बुरी परिस्थिति में भी वो अच्छा प्रोड्यूस दे सके। जैसे कि ड्रॉट टॉलरेंट भी हो सकते हैं, टेम्परेचर टॉलरेंट भी हो सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी जो बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आज एग्रीकल्चर सेक्टर को, तो वहाँ पर भी हमें एक ब्रेक थ्रू मिल सकता है इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। ओके, अब बात आती है कि इन्होंने वर्क कैसे किया, ये मैंने आपको मोटा मोटा बता ही दिया। अब बात आती है कि एथिकल कंसर्न क्या आता है। तो एथिकल कंसर्न तो भाई वही है कि डिज़ाइनर बेबी ना तैयार कर ले कोई। अभी 2018 में एक चाइनीज़ रिसर्चर जिनका नाम है शेंजेन, उन्होंने ग्लोबल सेंसेशन क्रिएट कर दिया था ये कह के कि भाई मैंने 2 मतलब ट्विन बेबीज़ प्रोड्यूस किए हैं, गर्ल बेबी प्रोड्यूस की हैं, जिसमें मैंने डिज़ाइन किया है उनको, मतलब जीन एडिटिंग का काम किया CRISPR-Cas9 का यूज़ करके। तो आप देख सकते हो कि नेचर के अगेंस्ट में जाने का कितना ज़्यादा एक परेशानी का कारण बन सकती है। और साथ में ये भी कहा उसने, साइंटिस्ट ने, कि भाई वो डॉक्टर था, बायोलॉजिस्ट, उसने ये कहा कि भाई HIV नहीं होगा, इनको भी नहीं होगा दोनों बच्चियों को, और आने वाली इनकी जो जनरेशन होगी उन पे भी इतना इफेक्ट नहीं आएगा। तो पॉइंट यहाँ पे ही निकल के आ रहा है। तो आप बीमारियों को ट्रीट कर रहे हो, दैट इज़ ओके, बट अगर आप डिज़ाइनर बेबीज़ ही तैयार करने लग गए तो फिर बाद में तो बिल्कुल नेचर के बेसिक प्रिंसिपल के अगेंस्ट चले जाओगे। तो यहाँ पर पॉइंट ये आता है कि क्या वाकई में ये CRISPR टेक्नोलॉजी 100% एक्यूरेट है। तो यहाँ पर राइटर जो हैं आर्टिकल के थ्रू ये बताना चाह रहे हैं कि CRISPR टेक्नोलॉजी प्रिसाइज तो है कि हाँ 0.5 या 0.01 कुछ डिफरेंस आए, बट हम कहें कि 100% एक्यूरेट है, वो अपन नहीं कह सकते। अभी भी बहुत सारे रिसर्च होना बाकी है। और अभी भी थ्रू आउट वर्ल्ड ऐसा कोई रूल या ऐसा कोई कानून नहीं है जहाँ पर इस तरीके की टेक्नोलॉजी को, जहाँ पर जीन एडिटिंग की जा सकती है, CRISPR टेक्नोलॉजी जैसी टेक्नोलॉजीज़, उनको रेगुलेट करने के लिए कोई अभी लेजिस्लेशन नहीं है, कानून नहीं है। जो नोबेल लॉरेट हैं एक यहाँ पर, जिनका नाम है डाउडनो, उन्होंने तो बिल्कुल एक कैंपेन शुरू कर रखा है कि कोई एक इंटरनेशनल रूल डेवलप होना चाहिए जिससे कि इस CRISPR टेक्नोलॉजी को गाइड किया जा सके, कोई मिस यूज़ ना करे, एथिकल वे में ही यूज़ हो। ऐसा नहीं कि मिस यूज़ कर करके फिर बाद में गलत तरीके से या फिर ह्यूमैनिटी या फिर नेचर के अगेंस्ट में ही जा कर के काम होना शुरू हो जाए। ये ब्रेक थ्रू हो सकता है अगर एक वेल रेगुलेटेड एनवायरनमेंट में इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए, अदरवाइज़ ये डिजास्टर भी साबित हो सकता है। ठीक है, और साइंस ने तो देखो शुरुआत तो की थी हर चीज़ अच्छे के लिए, बट इसका जब गलत यूज़ होना शुरू हो गया तो आज साइंस बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से डिजास्टर बन के आई है। जैसे कोविड-19, एक इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, वहीं पर रिसर्च ही तो हो रही थी ना, चाइना में, वुहान में, वहाँ से ही तो रिलीज़ हुआ ये। तो रिसर्च देखो कहाँ लेकर के आ गया, आज पूरी दुनिया पे ब्रेक लग गए हैं। तो यहाँ पर रेगुलेशन होना बहुत ज़रूरी है, एथिकल प्रिंसिपल्स हैं वो फिक्स होना ज़रूरी है, इंटरनेशनली, नेशनली, रीजनली, हर जगह पे। ठीक है, तो इस तरीके से डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू वेरी मच।